नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस देश की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में अक्सर युद्ध, तेल और रेगिस्तान की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या इराक की कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या यह वही भूमि नहीं है जहां दुनिया की पहली सभ्यता ने जन्म लिया, जहां पहली बार इंसानों ने लिखना सीखा और जहां ज्ञान विज्ञान का ऐसा सूरज उगा था जिसने सदियों तक दुनिया को रोशन किया? इराक की कहानी विरोधाभासों से भरी हुई है। यह गौरवशाली अतीत और मुश्किल वर्तमान के बीच फंसी एक ऐसी जमीन है जिसकी मिट्टी की हर परत में एक अलग इतिहास दफन है। इसे समझना महज एक देश को समझना नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के उतार चढ़ाव को समझना है। आज प्राइम टाइम में हम इराक के इसी सफर को समझने की एक कोशिश करेंगे। हम नक्शे पर उसकी सीमाओं को देखेंगे, इतिहास की धूल भरी किताबों के पन्ने पलटेंगे और उन राजनीतिक तूफानों को महसूस करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस देश की शक्ल को बार बार बदला है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मेसोपोटामिया की धरती को कभी सभ्यता का पालना कहा जाता था, वह आज किन चुनौतियों से जूझ रही है। यह कहानी सिर्फ सद्दाम हुसैन या अमेरिकी हमले तक सीमित नहीं है। यह कहानी है दजला और फरात नदियों की। यह कहानी है सुमेर और बेबीलोन की। और यह कहानी है उन करोड़ों इराकी नागरिकों की जो हर रोज एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारा प्रयास आपको आंकड़ नींवों और तथ्यों के बोझ से दबाना नहीं है, बल्कि हम आपको एक सरल भाषा में उस देश की आत्मा से परिचय कराना चाहते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि भूगोल कैसे इतिहास को प्रभावित करता है और इतिहास कैसे वर्तमान की राजनीति को आकार देता है। इराक की कहानी में आपको भव्यता भी मिलेगी और त्रासदी भी, उम्मीद भी मिलेगी और निराशा भी। यह एक जटिल पहेली की तरह है जिसके हर टुकड़े को जोड़कर ही पूरी तस्वीर साफ होती है। तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर इराक की गलियों से गुजरते हुए उसके इतिहास और वर्तमान की गहराइयों में उतरते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इराक केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक विचार है, एक विरासत है। यह वह जगह है जहाँ कानून की पहली संहिता लिखी गई, जहाँ खगोल विज्ञान ने अपना आखिर किया। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम, ज्ञान का घर, सदियों तक दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह जमीन बार-बार संघर्षों का बनती चली गई? कैसे साम्राज्य बने और कैसे बिखरे? कैसे तेल की खोज वरदान के साथ साथ अभिशाप भी बन गए? इन सभी सवालों का जवाब इराक की मिट्टी में, उसकी नदियों के पानी में और उसके लोगों की यादों में छिपा हुआ है, जिन्हें हम आज टटोलने की कोशिश करेंगे। इराक को समझने के लिए सबसे पहले उसके नक्शे को देखना जरूरी है। यह देश मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया में स्थित है। सोचिए, यह एक ऐसे चौराहे पर खड़ीड़ा है जहां एशिया, यूरोप और अफ्रीका की संस्कृतियां आकर मिलती रही हैं। इसके पड़ोसियों को देखिए। उत्तर में तुर्की है, जहां से दजला और फरात, इराक की दो जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं। पूरब में ईरान है, जिसके साथ इसके रिश्ते हमेशा से जटिल और ऐतिहासिक रहे हैं। दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत हैं, जिनकी रेगिस्तानी सीमाएं और तेल के भंडार इसे एक अलग सामरिक महत्व देते हैं। और पश्चिम में सीरिया और जॉर्डन है, जिनके साथ इसका भाग्य कई मौकों पर जुड़ा रहा है। इन सीमाओं ने सिर्फ जमीन ही नहीं बांटी, बल्कि इतिहास और भविष्य भी बांटा है। इराक का भूगोल एक समान नहीं है। इसका दिल है मेसोपोटामिया का मैदान, जिसका मतलब ही है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां हैं दजला, टिग्रिस और फरात, यूफ्रेट्स। इन्हीं नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी ने हजारों साल पहले यहां खेती और सभ्यता को संभव बनाया। यह इलाका आज भी इराक का सबसे घना बसा हुआ और कृषि प्रधान क्षेत्र है। देश के उत्तर में कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं, जो अपनी अलग संस्कृति और स्वायत्तता की लंबी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम में सीरियाई रेगिस्तान का विशाल विस्तार है, जो जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैला हुआ है। दक्षिण में फारस की खाड़ी के साथ एक छोटी सी तटरेखा है, जो इराक को समुद्र से जोड़ रहती है और उसके तेल निर्यात के लिए जीवन रेखा का काम करती है। यह भौगोलिक विविधता ही इराक की ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। नदियों ने जहां सभ्यता को जन्म दिया, वहीं पानी के बंटवारे को लेकर तुर्की और सीरिया के साथ इसके रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। पहाड़ों ने जहां कुर्द समुदाय को एक अलग पहचान दी, वहीं इसने अलगाववाद और संघर्ष को भी हवा दी है। रेगिस्तान ने जहां इसे विशाल भूभाग दिया, वहीं इसने सीमाओं को असुरक्षित और नियंत्रण में मुश्किल बना दिया है।
और तेल के विशाल भंडारों ने जहां इसे अमीर बनने का मौका दिया, वहीं इसने इसे बाहरी शक्तियों की साजिशों और लालच का केंद्र भी बना दिया। इराक का हर पहाड़, हर नदी, हर रेगिस्तान अपनी एक कहानी कहता है। इसलिए जब हम इराक की राजनीति या उसके समाज की बात करते हैं तो हम उसके भूगोल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बगदाद, मोसुल, बसरा जैसे इसके बड़े शहर इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं। कुर्दों का संघर्ष उसके पहाड़ी भूगोल से जुड़ा है। ईरान के साथ उसका युद्ध सीमा विवादों से जुड़ा था। कुवैत पर हमला तेल और समुद्री पहुंच को लेकर हुआ था। इराक की कहानी असल में उसकी जमीन और संसाधनों की कहानी है, जिस पर अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अपना ही जताया है और इसके लिए खून भी बहाया है। यह भूगोल ही है जो उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य की पटकथा लिखता आया है। अब जरा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान छोटे छोटे कबीलों में रह रहा था, तब इराक की इसी धरती पर दजला और फरात नदियों के बीच इतिहास एक नई करवट ले रहा था। यहीं पर सुमेरियन सभ्यता ने जन्म लिया। यह मानव इतिहास की पहली बड़ी सभ्यता मानी जाती है। सुमेर के लोगों ने ही दुनिया को पहिया दिया, कीलाक्षर लिपि का आविष्कार किया, यानी पहली बार लिखना शुरू किया। उन्होंने ही शहरों का निर्माण किया, जैसे उर और उरुक। उन्होंने ही कानून बनाए और प्रशासन की नींव रखी। सोचिए, जब दुनिया अंधेरे में थी, तब इराक की जमीन पर ज्ञान का पहला दिया जल रहा था। सुमेर के बाद इसी जमीन पर कई और महान सभ्यताओं का उदय हुआ। बेबीलोन का साम्राज्य आया, जिसके राजा हम्मुराबी ने दुनिया को पहला विस्तृत कानूनी संग्रह दिया, जिसे हम्मुराबी की संहिता कहा जाता है। आंख के बदले आंख का सिद्धांत यहीं से आया। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स यानी झूलते हुए बगीचों की कहानियां आज भी दुनिया को हैरान करती है, जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक थे। इसके बाद असीरियन साम्राज्य आया, जो अपनी सैन्य ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उन्होंने विशाल साम्राज्य बनाया और कला तथा वास्तुकला में भी अद्भुत काम किया। इन सभी सभ्यताओं ने मिलकर उस विरासत की नींव रखी जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। यह सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की कहानी नहीं है, यह ज्ञान विज्ञान के विकास की भी कहानी है। मेसोपोटामिया के लोगों ने ही ज्योतिष और खगोल विज्ञान की नींव रखी। उन्होंने ही साल को 12 महीनों में, दिन को 24 घंटों में और हर घंटे को 60 मिनटों में बांटा। आज हम जिस समय की गणना का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जड़ें कहीं न कहीं इराक की इसी प्राचीन भूमि में हैं। गणित में उनकी उपलब्धियां भी कमाल की थी। उन्होंने ही वृत्त को 360 डिग्री में बांटा। यह सब उस दौर में हो रहा था जब दुनिया के बाकी हिस्से शायद इन चीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन साम्राज्यों का उदय होता है तो पतन भी होता है। समय के साथ बाहरी आक्रमणकारियों जैसे फारसियों और फिर सिकंदर महान के यूनानियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में खो गई। उनके शहर खंडहर बन गए और उनकी भाषाएं भुला दी गई, लेकिन उनकी विरासत कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने जो ज्ञान और व्यवस्था वे किसी न किसी रूप में आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। इराक का वर्तमान हाल कितना भी मुश्किल क्यों है, लेकिन उसका अतीत इतना गौरवशाली है कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये वही जमीन है जिसने दुनिया को सभ्य होना सिखाया। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ इराक के इतिहास में एक नया और सुनहरा अध्याय शुरू हुआ। अरब सेनाओं ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और जल्द ही यह इस्लामी दुनिया का केंद्र बन गया। 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफाओं ने दजला नदी के किनारे बगदाद शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। अगले 500 वर्षों तक बगदाद इस्लामी दुनिया का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना रहा। यह वह दौर था जिसे इस्लामी स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बगदाद ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और व्यापार का एक वैश्विक केंद्र था। यहां दुनिया भर से विद्वान, वैज्ञानिक, कवि और कलाकार इकट्ठा होते थे। बगदाद में बैत अल हिकमा यानी ज्ञान का घर, हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की गई। यह एक विशाल पुस्तकालय और अनुवाद केंद्र था, जहां यूनानी, फारसी और भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया जाता था। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। बीज गणित के जनक अल ख्वारिज़मी यहीं काम करते थे।
इब्न अल हेथम जैसे वैज्ञानिकों ने प्रकाश और दृष्टि के सिद्धांतों पर क्रांतिकारी काम किया। उस समय जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, तब बगदाद ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहा था। यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर शहर था, जिसकी आबादी 10 लाख से भी ज्यादा थी। लेकिन हर स्वर्ण युग का अंत होता है। 1258 में मंगोल आक्रमणकारी हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया। यह हमला इतना विनाशकारी था कि इसने अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया और इस्लामी स्वर्ण युग पर पूर्ण विराम लगा दिया। कहा जाता है कि मंगोलों ने शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लाखों लोगों को मार डाला और बैत अल हिकमा की सारी किताबों को दजला नदी में फेंक दिया। कहते हैं कि नदी का पानी कई दिनों तक किताबों की स्याही से काला रहा। यह सिर्फ एक शहर का पतन नहीं था, यह एक पूरी सभ्यता पर हुआ हमला था, जिससे उभरने में इराक को सदियां लग गईं। मंगोल आक्रमण के बाद इराक कई सदियों तक बाहरी शक्तियों के अधीन रहा। पहले यह फारस के सफाविद साम्राज्य और फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध का मैदान बना रहा। लगभग 400 वर्षों तक इराक ऑटोमन साम्राज्य का एक प्रांत बनकर रह गया। इस दौरान उसका पुराना गौरव खो गया। बगदाद जो कभी दुनिया का केंद्र था, अब एक प्रांतीय राजधानी मात्र रह गया था। व्यापार के रास्ते बदल गए, ज्ञान के केंद्र कहीं और स्थानांतरित हो गए और इराक धीरे धीरे दुनिया के हाशिए पर चला गया। ऑटोमन शासन ने यहाँ शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच के मतभेदों को और गहरा किया, जिसका असर आज भी इराक की राजनीति पर दिखाई देता है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया बदल रही थी और इसका असर इराक पर भी पड़ी डेढ़ना तय था। पहला विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला, ऑटोमन साम्राज्य के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने मेसोपोटामिया के इस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसमें बगदाद, बसरा और मोसुल के पुराने ऑटोमन प्रांत शामिल थे। ब्रिटेन ने इन तीनों प्रांतों को मिलाकर एक नए देश की सीमाएं तय की, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं। इस तरह आधुनिक इराक का जन्म किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम नहीं, बल्कि यूरोपीय शक्तियों द्वारा खींची गई लकीरों का नतीजा था। इन लकीरों ने अलग अलग जातीय और धार्मिक समूहों जैसे शिया, सुन्नी और कुर्द को एक ही देश की छत के नीचे ला दिया। ब्रिटेन ने यहां सीधे शासन करने के बजाय एक कठपुतली सरकार बनाना बेहतर समझा। 1921 में उन्होंने मक्का के शरीफ हुसैन के बेटे फैसल को इराक का राजा बना दिया। इस तरह इराक में हाशेमी राजशाही की शुरुआत हुई। राजा फैसल बाहरी थे, लेकिन उन्होंने इराक के अलग अलग समूहों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। 1932 में इराक को औपचारिक रूप से ब्रिटेन से आजादी मिल गई और वह लीग ONF नेशंस का सदस्य बन गया। लेकिन यह आजादी अधूरी थी। ब्रिटेन का प्रभाव अब भी बहुत मजबूत था, खासकर इराक के तेल संसाधनों पर। इराक में तेल की खोज हो चुकी थी और ब्रिटिश कंपनियां इस पर पूरा नियंत्रण रखती थी। इससे इराकी राष्ट्रवादियों में असंतोष बाश रहा था। राजशाही का दौर लगभग 37 वर्षों तक चला। इस दौरान इराक ने आधुनिकीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए। स्कूल, अस्पताल और सरीडकें बनी। बगदाद एक बार फिर से एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, सरकारें लगातार बदलती रही और सेना का प्रभाव राजनीति पर बढ़ता गया। राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़े रही थी और लोग देश के मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और राजशाही से नाखुश थे। अरब दुनिया में उस समय मिस्र के गमाल अब्देल नासर के नेतृत्व में अरब राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, जिसका असर इराक के युवा सैन्य अधिकारियों पर भी पड़ी रहा था। वे एक ऐसी सरकार चाहते थे जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और देश के संसाधनों का इस्तेमाल इराक के लोगों के लिए करे। 1958 में यह असंतोष एक हिंसक क्रांति के रूप में सामने आया। अब्द अल करीम कासिम के नेतृत्व में सेना के कुछ अधिकारियों ने एक सैन्य तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने राजा फैसल द्वितीय और शाही परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी और राजशाही का अंत कर दिया। इराक को एक गणतंत्र घोषित किया गया। यह इराक के इतिहास में एक बहुत बड़ा मौजू था। इसने सदियों पुरानी राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया और सत्ता सेना के हाथों में सौंप दी। इस घटना ने इराक को एक नए और अनिश्चित रास्ते पर डाल दिया, जहां से तानाशाही, युद्धों और राजनीतिक उथल-पुथल का एक लंबा दौर शुरू होने लगा, जो देश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।
1958 की क्रांति ने इराक को राजशाही से तो मुक्त कर दिया, लेकिन हां, यह उसे लोकतंत्र की ओर नहीं ले गई। इसके बजाय देश में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्तापलट का एक लंबा दौर शुरू हो गया। अगले 10 वर्षों तक सत्ता के लिए लगातार संघर्ष चलता रहा। इसी उथल पुथल के बीच बाथ पार्टी धीरे धीरे अपनी पकड़ डीडीएच मजबूत कर रही थी। बाथ पार्टी अरब राष्ट्रवाद और समाजवाद की विचारधारा पर आधारित एक राजनीतिक दल था। 1968 में बाथ पार्टी ने एक और सैन्य तख्तापलट के जरिए इराक की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसी पार्टी का एक युवा और महत्वाकांक्षी नेता था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। वह धीरे धीरे पार्टी और सरकार में अपनी ताकत बढ़ाता रहा। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बन गए और इसके साथ ही इराक पर एक क्रूर तानाशाही का दौर शुरू हुआ जो लगभग 24 वर्षों तक चला। सद्दाम ने सत्ता पर अपनी पकड़ेच बनाए रखने के लिए डर और दमन का सहारा लिया। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गईं या मार दिया गया। उन्होंने एक मजबूत खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों का जाल बिछाया जो हर जगह मौजूद थे। प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई और सरकार की आलोचना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सद्दाम ने अपनी छवि एक मजबूत और महान नेता के रूप में गढ़ी, जिसकी तस्वीरें और मूर्तियां देश के हर कोने में दिखाई देती थीं। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक ने 2 विनाशकारी युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1980 में पर्डिडोसी देश ईरान के साथ शुरू हुआ। यह युद्ध 8 साल तक चला और इसमें दोनों तरफ से लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और सीमाएं वहीं रहीं जहां वे पहले थीं। इस युद्ध के दौरान सद्दाम ने अपने ही देश के कुर्द लोगों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें हलबजा शहर में हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए। यह उनकी क्रूरता का सबसे भयानक उदाहरण था। युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद ही 1990 में सद्दाम ने एक और विनाशकारी कदम उठाया। अगस्त 1990 में सद्दाम की सेना ने अपने छोटे लेकिन अमीर पर्डिडोसी देश कुवैत पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया। इस कदम ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और उसे कुवैत से अपनी सेना हटाने के लिए कहा। जब सद्दाम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की गठबंधन सेना ने इराक पर हमला कर दिया। इसे पहला खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इराकी सेना की बुरी तरह हार हुई और उसे कुवैत से हटना पड़ गया। युद्ध के बाद इराक पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध जारी रहे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और आम इराकी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहले खाड़ी युद्ध के बाद 1 दशक से ज्यादा समय तक इराक अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लगभग अलग थल रहा। उस पर लगे प्रतिबंधों ने देश को घुटनों पर ला दिया था। फिर आया साल 2003, जिसने इराक के इतिहास को एक बार फिर से बदल दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों, खासकर ब्रिटेन ने इराक पर यह आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन सामूहिक विनाश के हथियार बना रहे हैं और उनके अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंध है। इन आरोपों को आधार बनाकर मार्च 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना इराक पर हमला कर दिया। कुछ ही हफ्तों के भीतर सद्दाम हुसैन की सत्ता का अंत हो गया। सद्दाम की तानाशाही का अंत तो हो गया, लेकिन इसके बाद इराक में जो हुआ वह शायद आक्रमण करने वालों ने भी नहीं सोचा था। देश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। सरकारी इमारतें लूट ली गईं और पूरा देश अराजकता और हिंसा की चपेट में आ गया। अमेरिकी सेना देश पर कब्जा तो कर चुकी थी, लेकिन शांति स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रही। जल्द ही इराक एक भयानक गृह युद्ध जैसी स्थिति में फंस गया। शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो गया। अलग अलग हथियारबंद गुट बन गए जो अमेरिकी सेना और एक दूसरे से लदेडेच रहे थे। हर रोज बम धमाके और हत्याएं आम बात हो गई। इस अराजकता के माहौल में अल-कायदा जैसे चरमपंथी संगठनों को पैर जमाने का मौका मिल गया। उन्होंने इस शिया सुन्नी संघर्ष को और हवा दी। 2006-07 तक इराक में हिंसा अपने चरम पर थी। बगदाद दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में से एक बन गया था। इस दौरान लाखों इराकियों को अपना घर छोड़कर देश के भीतर या दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी।
लाखों लोग मारे गए या घायल हुए। जो इराक सद्दाम के दौर में एक क्रूर तानाशाही में जी रहा था, वही अब एक अंतहीन हिंसा और अनिश्चितता के दौर में जी रहा था। सद्दाम के बाद एक लोकतांत्रिक और स्थिर इराक बनाने का सपना एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गया था। धीरे धीरे अमेरिकी सेना और नई इराकी सरकार ने हिंसा पर काबू पाने की कोशिश की। 2011 में अमेरिकी सेना ने इराक छोड़ दिया और देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इराकी बलों पर आ गई। एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई, जिसमें चुनाव हुए और एक नई सरकार बनी। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। राजनीतिक भ्रष्टाचार, कमजोर सरकारी संस्थाएं और शिया, सुन्नी और कुर्द समुदायों के बीच गहरा अविश्वास बना रहा। और इसी कमजोर जमीन पर एक और ज्यादा खतरनाक दुश्मन सिर उठाया, जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट और सीरिया, जिसने इराक को एक और बड़े संकट में धकेल दिया। 2014 में दुनिया ने एक नए और बेहद क्रूर आतंकवादी संगठन ISIS के उदय को देखा। इस संगठन ने इराक के बड़े हिस्से, जिसमें मोसुल जैसा दूसरा सबसे बड़ा शहर भी शामिल था, पर कब्जा कर लिया। ISIS ने वहां अपनी खिलाफत की घोषणा की और हजारों लोगों पर भयानक अत्याचार किए, खासकर यजीदी जैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर। यह इराक के लिए एक और बड़ा सदमा था। इराकी सेना को एक बार फिर से अपने ही देश की जमीन को आजाद कराने के लिए एक लंबी और खूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस लड़ाई में उसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, खासकर अमेरिका और ईरान, दोनों से मदद मिली। 3 साल की भीषण लड़ाई के बाद 2017 में इराक ने ISIS को सैन्य रूप से हरा दिया और अपने शहरों को वापस हासिल कर लिया। आज का इराक यानी 2025 का इराक ISIS की हार के बाद धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा है। सुरक्षा की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है देश का पुनर्निर्माण। सालों के युद्ध और संघर्ष ने शहरों और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लाखों लोग जो विस्थापित हुए थे, वे अब अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन उनके घर, स्कूल और अस्पताल खंडहर बन चुके हैं। सरकार के सामने इन सब को फिर से बनाने और लोगों को रोजगार देने की एक विशाल चुनौती है। भ्रष्टाचार एक और बड़ी समस्या है, जो पुनर्निर्माण के प्रयासों में बाधा डाल रहा है और लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर रहा है। राजनीतिक रूप से इराक आज एक जटिल लोकतंत्र है। यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था शिया, सुन्नी और कुर्द गुटों के बीच सत्ता के बंटवारे पर आधारित है। यह व्यवस्था अक्सर राजनीतिक गतिरोध और अस्थिरता को जन्म देती है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने समुदाय के हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखते हैं। इसके अलावा इराक आज भी बाहरी शक्तियों के लिए एक अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिका और ईरान दोनों का इराक में गहरा प्रभाव है और वे अक्सर अपने हितों के लिए इराकी जमीन का इस्तेमाल करते हैं। यह इराक की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश के युवा, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खराब सार्वजनिक सेवाओं से तंग आ चुके हैं और कई बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद उम्मीद की किरणें भी दिखाई देती हैं। इराक के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो देश के पुनर्निर्माण और विकास के लिए पर्याप्त पैसा मुहैया करा सकता है। इराकी समाज तमाम मुश्किलों के बावजूद लचीला साबित हुआ है। लोग अब हिंसा से थक चुके हैं और शांति और स्थिरता चाहते हैं। कला, साहित्य और खेल के जरिए एक नई इराकी पहचान बनाने की कोशिश हो रही है, जो पुराने सांप्रदायिक विभाजनों से ऊपर हो। आज का इराक एक चौराहे पर खड़े उठा है। वह या तो अपने मुश्किल अतीत में फंसा रह सकता है, या फिर अपनी तमाम चुनौतियों से सीखते हुए एक बेहतर और स्थिर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकता है। तो इराक की इस लंबी और उतार चढ़ाव भरी यात्रा का सार क्या है? हमने देखा कि यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सभ्यता है। यह वह भूमि है जिसने दुनिया को लिखना, कानून बनाना और समय को मापना सिखाया। यह वह जगह है जहां बगदाद जैसा शहर ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनकर सदियों तक चमकता रहा। यह एक ऐसी विरासत है जिस पर हर इराकी और शायद पूरी दुनिया गर्व कर सकती है। लेकिन हमने यह भी देखा कि इसी जमीन ने अनगिनत युद्ध, आक्रमण
तानाशाही और त्रासदियों को भी झेला है। मंगोलों के आक्रमण से लेकर सद्दाम की तानाशाही और आईएसआईएस की बर्बरता तक इराक ने इतना विनाश देखा है जितना शायद ही किसी और देश ने देखा हो। इराक की कहानी हमें सिखाती है कि भूगोल कैसे किसी देश की किस्मत लिखता है। उसकी नदियों ने उसे उपजाऊ बनाया तो बाहरी शक्तियों के लिए आकर्षक भी बनाया। उसके तेल ने उसे अमीर बनने का मौका दिया तो लालच और युद्ध को भी न्योता दिया। उसकी भौगोलिक स्थिति ने उसे संस्कृतियों का संगम बनाया तो साम्राज्यों का अखाड़ा भी बनाया। इराक की कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे अतीत कभी मरता नहीं, वह वर्तमान में जिंदा रहता है। ऑटोमन काल में बोए गए शिया सुन्नी विभाजन के बीज आज भी उसकी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। यूरोपीय शक्तियों द्वारा खींची गई सीमाओं ने जो जातीय तनाव पैदा किए वे आज भी मौजूद हैं। आज इराक के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने गौरवशाली अतीत और मुश्किल वर्तमान के बीच एक पुल बनाने की है। उसे एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनानी होगी जो शिया, सुन्नी, कुर्द, अरब, तुर्कमेन और अन्य सभी समुदायों को एक साथ जोड़ सके। उसे अपने तेल के संसाधनों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के बजाय देश के पुनर्निर्माण और अपने युवाओं को एक बेहतर भविष्य देने के लिए करना होगा। उसे अमेरिका और ईरान जैसी बाहरी शक्तियों के प्रभाव से बचकर अपनी संप्रभुता को मजबूत करना होगा। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई दशक लग सकते हैं, लेकिन इराक की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं, उनकी जिजीविशा है, यानी जीने की प्रबल इच्छा। हर बार जब दुनिया ने सोचा कि इराक अब खत्म हो गया, वह राख के ढेर से फिर खड़ा हुआ। बेबीलोन और बगदाद के खंडहरों पर आज भी जिंदगी धड़कती है। युद्धों और बम धमाकों के बीच भी लोग प्यार करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और कभी कभी दवाई लगते हैं। इराक की कहानी उम्मीद की कहानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि सबसे गहरे अंधेरे के बाद भी सुबह होती है। इराक का भविष्य अनिश्चित हो सकता है, लेकिन अगर कोई देश अपनी राख से उठकर फिर से खड़ीड़ा होने की क्षमता रखता है तो वह निश्चित रूप से इराक है।